तो स्टूडेंट्स आप सभी को ये बात पता होगी कि हेंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बताया कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। माइकल फैराडे का सोचना जस्ट ऑपोजिट था कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी होनी चाहिए। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया और लग गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उन्होंने एक कॉइल ली जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स थे और उसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से क्यों कनेक्ट किया है कि अगर कॉइल में जरा भी करंट फ्लो होगी तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है ये गैल्वेनोमीटर। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन्होंने एक बार मैग्नेट को ले लिया और इस मैग्नेट को उन्होंने अलग अलग जगह रख करके देखा। बहुत लंबे टाइम तक ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो कहा यह जाता है कि एक दिन फ्रस्ट्रेटेड होकर के जैसे ही फैराडे ने इस मैग्नेट को फेंक करके मारा और ये मैग्नेट जब इस कॉइल के पास से गुजरी तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ। और वहां से फैराडे को समझ में आया कि जब कोई मैग्नेट किसी कॉइल के पास से गुजरती है तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होता है। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है याद करो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स? किसी भी सरफेस से नॉर्मली या कहीं सरफेस के परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होती है उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडे ने यह कहा कि ये जो कॉइल है इससे पास होने वाले फ्लक्स में जब भी चेंज होगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। अब मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखाता हूं जिन ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कॉइल से बस पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, मींस इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, उसमें हम जो कॉइल है ना जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है उसे तो रखेंगे रेस्ट में और ये जो मैग्नेट है उसे लेफ्ट में मूव कराते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से। ये रेस्ट में और ये 5 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में जाएगी। अब जैसे ये मैग्नेट इसके पास जाएगी तो इस कॉइल से पास होने वाली जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उनका नंबर बढ़ेगा, क्योंकि अब ये इसके पास जा रही है और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि चेंज हो रहा है ना। और मैं मान लेता हूं कि ये डिफ्लेक्शन कितना है, d1, क्योंकि मैं अगली सारी सिचुएशंस में इसी डिफ्लेक्शन के साथ कंपेयर करने वाला हूं। दूसरे ऑब्जर्वेशन में हमें क्या करना है, फिर से उस कॉइल को जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है मैंने फिर से रेस्ट में रखा। अब इस मैग्नेट को मैं फिर से लेफ्ट में लेके जा रहा हूं, लेकिन इस बार स्पीड थोड़ी ज्यादा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो फिर से पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होगा। लेकिन यहां देखने वाली बात क्या है कि इस बार फ्लक्स थोड़ा तेजी से चेंज होगा। पहले मैं मैग्नेट को स्लोली लेकर जा रहा था, थोड़ा तेजी से लेकर जा रहा हूं, तो इस बार पॉइंटर का डिफ्लेक्शन पहले की कंपैरिजन में ज्यादा आता है। और देखने वाली बात क्या है कि इस बार जो मैं फ्लक्स को चेंज कर रहा हूं, इस बार चेंज करने का जो रेट है मतलब चेंज पर यूनिट टाइम वो पहले की कंपैरिजन में डबल है। तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में पहले था, क्योंकि अभी भी फ्लक्स बढ़ रहा है लेकिन चेंज डबल रेट से किया जा रहा है, थोड़ा तेजी से किया जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन पहले की कंपैरिजन में डबल होता है। इज इट क्लियर? तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मैं इस कॉइल को जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है उसे लेफ्ट में लेकर जाऊं 5 मीटर पर सेकेंड से और ये जो बार मैग्नेट है उसे भी लेकर जाऊं लेफ्ट में 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इस सिचुएशन में क्या आप सोच सकते हो कि कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होगा? तो उसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 5 मीटर पर सेकेंड से ये भी लेफ्ट में जा रही है, ये भी मैग्नेट भी लेफ्ट में जा रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो बीच का गैप बदलेगा ही नहीं, ये गैप मेंटेन रहेगा। और जब तक कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होगा ही नहीं, पॉइंटर डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। तो ध्यान रखना, मोशन जरूरी नहीं है, रिलेटिव मोशन जरूरी है कि जब इन दोनों में से कोई भी एक चीज मूव करे तो बीच का गैप बदलना चाहिए। अगर बीच का गैप नहीं बदला कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, पॉइंटर डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, फिर से मैंने कॉइल को रेस्ट में ही रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, वो जो मैग्नेट है हमारी उसे मैं राइट में लेकर जा रहा हूं 15 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर मैं राइट में लेकर जाऊंगा तो कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स अब घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि अगर फ्लक्स घटा तो इस बार पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कि पहले अगर पॉइंटर राइट में जा रहा था तो अब कहां जाएगा, लेफ्ट में। और कंपैरिजन से आप स्टूडेंट्स ये देख सकते हो कि इस बार फ्लक्स जो घटाया जा रहा है वो पहले ऑब्जर्वेशन की कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा तेजी से घटाया जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन पहले की कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखो, उसमें मैंने क्या करा, मैग्नेट को रेस्ट में कर दिया
और ये जो कॉइल है ना जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, इसे मैं लेकर जाता हूँ राइट में, किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो मैग्नेट रखी हुई है, कॉइल अगर पास में आएगी तो कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जो पहले दो ऑब्जर्वेशन में था, क्योंकि वहां भी फ्लक्स बढ़ रहा था। और दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूं तो वहां फ्लक्स 10 मीटर पर सेकंड से ही बढ़ रहा था, यहां भी फ्लक्स 10 मीटर पर सेकंड से ही बढ़ रहा है, तो यहां भी डिफ्लेक्शन वही होगा, ट्वाइस ऑफ d1। अब दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो कि कॉइल और मैग्नेट में ऐसा नहीं है कि आप कॉइल को रेस्ट में रखो और मैग्नेट को ही मूव कराओ, आप मैग्नेट को रेस्ट में रख करके कॉइल को भी मूव करा सकते हो। बस सिचुएशन यह है कि इनकी मोशन से कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना चाहिए, और जैसे ही फ्लक्स में चेंज आएगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। और फाइनली इन सभी ऑब्जर्वेशन से माइकल फैराडे ने क्या कंक्लूड किया, whenever there is a relative motion between coil which is connected to galvanometer and bar magnet, the pointer shows deflection। ये भी मैटर करता है कि उस फ्लक्स को जो आप चेंज कर रहे हो किस रेट से कर रहे हो। अगर आप धीरे धीरे फ्लक्स को चेंज कराओगे, मैग्नेट को या कॉइल को स्लोली मूव करा के, तो पॉइंटर कम डिफ्लेक्शन शो करता है, और तेजी से मूव कराओगे तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। तो फ्लक्स के चेंज के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि वो फ्लक्स कितने टाइम में चेंज किया, कम टाइम में किया तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ज्यादा टाइम में किया तो डिफ्लेक्शन कम होगा। अब स्टूडेंट्स एक बात जो ऑब्जर्व करने वाली है कि अगर पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब कॉइल के अंदर करंट थी। और याद करो जॉर्ज साइमन ओम का वो कॉन्सेप्ट जब उन्होंने कहा था कि करंट किसकी वजह से आती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। उस पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पर हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अगर इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब इस कॉइल के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, मींस मेरा कहना ये है कि जब आप फ्लक्स को चेंज करोगे तो उससे कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और उससे कितनी करंट आएगी और वो किस डायरेक्शन में आएगी, ये भी हमें ऑब्जर्व करना है। तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो तो हम जानेंगे फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। कितनी करंट होगी वो भी वहीं जानेंगे हम, और करंट होगी किस डायरेक्शन में वो बताया था हमें लेंज ने। तो लेंज लॉ के थ्रू हम ये भी सीखेंगे कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होती है। और ये जो सारा फिनोमिना है जहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करते हैं, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला एक्सपेरिमेंट था क्या। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक आप मन लगाकर पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।